तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हम पूरी दुनिया में अब लगभग पहले नंबर पर हैं, जहां पर डे के हिसाब से जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अमेरिका और ब्राज़ील को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि रिकवरी रेट भी ठीक ठाक है। हालांकि कब तक चलेगा अभी मालूम नहीं। लॉकडाउन कई स्टेट्स में है, अलग अलग है। ट्रेन, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी तक खुली नहीं है। दिल्ली में जिम खुलना था 5 अगस्त से, वो भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो लगभग कोरोना अभी पीछा छोड़ने को ऐसा नहीं लग रहा कि तैयार है। और इसी कोरोना के बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक दिल्ली में बहुत ही अफसोसनाक क्राइम हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। और उसने झकझोर कर रख दिया। उससे पहले अपडेट आपको दे देता हूँ। 10 दिन के बाद रिया चक्रवर्ती पहली बार लोगों के सामने आई। ये 10 दिन मैंने इसलिए कहा कि 25 जुलाई को पटना में एक एफआईआर दर्ज हुई। 27 जुलाई को इस एफआईआर की हकीकत दुनिया के सामने आई, मीडिया में खबर लीक हुई। और 27 को ही पटना पुलिस की टीम पहुंची मुंबई। और 27 की रात को ही वो लोग पहुंच गए थे रिया के घर, बट रिया वहाँ नहीं थी। उसके बाद से रिया गायब थी। आज 10 दिन के बाद दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे रिया चक्रवर्ती पहली बार नजर आई अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के अंदर। और ईडी ने सम्मन भेज रखा था। पहले 2 और तारीख दी थी, उस पर वो पहुंची नहीं। अब इससे आगे तारीख देने को तैयार नहीं थी ईडी, तो इसके बाद हो सकता था कि गिरफ्तारी हो जाती, तो फिर वो पहुंच गई। लेकिन सवाल ये कि पहले क्यों नहीं पहुंची और आज क्यों पहुंची, उसकी एक वजह थी। इससे पहले ये मामला बिहार पुलिस में एफआईआर दर्ज था, तो बिहार पुलिस के पास और बिहार पुलिस की टीम मुंबई में। तो बहुत मुमकिन है कि सेक्शन को देखते हुए जो एफआईआर में 306 है, किसी को लिए खुदकुशी के लिए उकसाना, तो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो बहुत मुमकिन है कि पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती थी, और रिया को भी इस बात का एहसास था। इसीलिए वो अंडरग्राउंड थी, सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब भी यह मामला है, तो अब क्यों आई? तो उसका जवाब यह है कि चूंकि अब पटना पुलिस से यह मामला लेकर, पटना पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है और बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को दे दी गई। सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया, टीम भी बना ली। लेकिन जैसा कि मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, ये सब कुछ होने के बावजूद मुंबई पुलिस से जाकर वहाँ पे जांच करने के लिए उन्हें ज़रूरी इजाज़त चाहिए। और मुंबई पुलिस तब तक सहयोग नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता कि इस केस की जांच कर कौन रहा है। तो अभी सीबीआई ने बेशक एफआईआर दर्ज कर लिया, टीम भी बना ली है, पर मुंबई पुलिस भी अपनी जाँच कर रही है। तो फिर से दोनों में टसल ना हो जाए, इसलिए अभी सीबीआई ऐसी हरकत भी नहीं करेगी कि वो जो बिहार पुलिस ने गलती की तो सुप्रीम कोर्ट से कहेगी कि भाई एक डायरेक्शन पास करे कि मुंबई पुलिस इसमें सपोर्ट करे, और या फिर सीबीआई वेट करेगी मंडे तक कि कोर्ट का फैसला आ जाए कि जांच कौन करेगा। तो इसीलिए यही रीज़न था कि आज रिया चक्रवर्ती सामने आई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीबीआई अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफिशियली जो सीबीआई के हैंडओवर करना है पूरा केस, उसमें अभी भी कुछ कानूनी अड़चन है और सीबीआई को इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। लेकिन बिहार पुलिस होती तो फिर रिया चक्रवर्ती शायद आज सामने नहीं आती, क्योंकि अगर आती और ईडी दफ्तर में पूछताछ के बाद बहुत मुमकिन है कि बिहार पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती थी। तो गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल जो है वो टली, इसीलिए आज वो सामने आई और उनसे लंबी पूछताछ हुई। जो मेन पूछताछ हुई ईडी में आज, वो बेसिकली जो घूम फिर कर था, वो पिछले 4 से 5 सालों में रिया चक्रवर्ती की ज़िंदगी की कमाई क्या थी, उनकी फैमिली की कमाई क्या थी, फैमिली के बिजनेस क्या थे, खर्च क्या थे, उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न है पिछले 4-5 सालों का, वो उन्होंने क्या क्या भरा, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ों का डिटेल। और जो एफआईआर में एलिगेशन है कि करीब 15 करोड़ सुशांत के अकाउंट से इधर से उधर गए, उस 15 करोड़ का उनके किसी अकाउंट से कोई लेना देना है कि नहीं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बाकायदा जो उनके सीए हैं वो भी साथ में, उनके साथ वो उनका परिवार पहुँचा। और रिया चक्रवर्ती ने बैंक स्टेटमेंट और अपनी सारी जो पूंजी है उसके बारे में डिटेल दी। इसी में पता चला कि एक उन्होंने मुंबई में 2018 में एक फ्लैट भी ख़रीदा था, और इसकी कीमत करीब, इन्होंने इसके लिए 60 लाख रुपए लोन लिए। और अलग अलग उन्होंने बताया कि पहले कैसे करीब 15-16 लाख रुपए उनकी कमाई थी, फिर वो बढ़कर 20, 25, 30 हुई, फिर 60 लाख के करीब हुई। और इसी फिल्मों में ही और ऐड और बाकी चीज़ों से जो कमाई हुई, उसी के बलबूते पे उन्होंने कहा कि उन्हें लोन मिला, और उस लोन से उन्होंने एक फ्लैट खरीदा। हालांकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं है पूरी तरह से। जब वो बनेगा तो उसके बाद हैंडओवर किया जाएगा। ये रिया चक्रवर्ती ने अपने नाम पर लिया, और इसका पेमेंट उन्होंने चेक से किया। और
बाकी लोन लिया। तो ये कागजात, सुशांत के अकाउंट के पैसों की बातचीत, ये सारी ईडी पूछताछ कर रही है। उनकी फैमिली में कौन क्या करता है, कौन बिजनेस करता है, कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी पूछताछ हो रही है। तो ईडी अगर संतुष्ट होगी पूछताछ से तो ठीक है, अगर ईडी को लगेगा गड़बड़ है तो ईडी के पास पावर है और वो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये गिरफ्तारी मुंबई पुलिस और सीबीआई जो जांच करे उस गिरफ्तारी से अलग होगी, क्योंकि यहाँ मामला फाइनेंशियल घोटाले या फाइनेंशियल हेरफेर का है, जिसकी जांच सिर्फ ईडी कर सकती है और ईडी के पास पावर है अरेस्ट करने का। लेकिन उधर जो जांच हो रही है और उसमें अगर रिया चक्रवर्ती गुनहगार पाई जाती हैं सुशांत की मौत के लिए, उनको खुदकुशी के लिए मजबूर करने के लिए, तो फिर वो अलग आईपीसी के सेक्शन के तहत गिरफ्तारी होगी। ऐसी सूरत में अगर मान लीजिए कि 1% को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो क्या होगा, तो फिर मुंबई पुलिस या सीबीआई जो भी होगी वो कोर्ट जाएगी और कोर्ट से रिमांड मांगेगी रिया चक्रवर्ती की कि इस मामले में इस पूछताछ के लिए हमें भी ज़रूरत रहेगा रिया चक्रवर्ती की, तो आप हमें इजाज़त दें। तो ऐसे मामलों में कोर्ट उन्हें इजाज़त दे सकती है। लेकिन ये सारी बातें तब हैं जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ सबूत मिलता है, गुनाह साबित होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर सुशांत की मौत से लेकर हो। तो अभी ये सब कहना थोड़ा सा बेवकूफ़ी की चीज़ होगी। लेकिन लीगली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ईडी चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है अगर उसे लगता हो कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारे कागजात हैं, ये गलत हैं और जो पैसे के लेन देन हुए हैं वो इलीगल हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन अभी पूछताछ ही चल रही है। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरी, आज एक अचानक सारे न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा एक खुलासा हुआ, और ये खुलासा ये है कि एक रिया चक्रवर्ती और मुंबई बांद्रा के जो डीसीपी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, अभिषेक त्रिमुखे, इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसके कॉल डिटेल्स को लेकर, और इस कॉल डिटेल्स और इस बातचीत को सामने रखकर दो चीज़ें हैं जो कही जा रही हैं। एक, क्या मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को शुरू से बचाने की कोशिश कर रही है? दो, क्या मुंबई पुलिस के साथ रिया के रिश्ते इतने अच्छे हैं कि मुंबई पुलिस जानबूझकर उनको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज दे रही है, ज़्यादा उनके साथ मदद कर रही है? तीन, डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती के बीच क्या रिश्ता है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं और उठ रहे हैं। तो ये सवाल क्यों उठ रहे हैं उसको जानने से पहले इस सवाल की जड़ में क्या है ये बताता हूँ। रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल के हिसाब से रिया चक्रवर्ती और डीसीपी अभिषेक के बीच में मोबाइल पर बातचीत हुई। इसमें कुछ व्हाट्सएप कॉल है और मैसेज भी। 21 जून 21 जून यानी कि सुशांत की मौत के एक हफ्ते बाद, 14 जून को सुशांत की मौत हुई थी। 18 जून को रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट दर्ज हुआ था। उसके 3 दिन बाद 21 जून को रिया चक्रवर्ती और डीसीपी के बीच बातचीत होती है। 21 जून से लेकर 28 जुलाई तक कुल 4 बार बात होती है रिया और डीसीपी के बीच में। यहां इंपॉर्टेंट डेट है इसलिए याद रखिएगा, 21 जून सुशांत की मौत के एक हफ्ते बाद, और लास्ट 18 जुलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। 21 जून को रिया ने डीसीपी को पहला कॉल किया और कुल 28 सेकंड 28 सेकंड बात हुई। 21 जून को फर्स्ट टाइम किया। जून या सुशांत की मौत से पहले रिया और डीसीपी के मोबाइल के कोई ऐसे कॉल डिटेल नहीं है जिससे पता चले कि पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो 21 जून को पहली बातचीत होती है 28 सेकंड की, और इस बार ये जो कॉल किया था ये रिया ने किया था डीसीपी को। 22 जून को डीसीपी ने रिया को मैसेज भेजा। मैसेज में क्या था, टेक्स्ट, ये नहीं मालूम, बट रिया के कॉल करने के नेक्स्ट डे 22 जून को डीसीपी ने मैसेज भेजा। 22 जून को ही फिर डीसीपी ने रिया को कॉल किया मैसेज भेजने के बाद, और 29 सेकंड तक इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। पहली बातचीत 28 सेकंड की थी, दूसरी बातचीत 29 सेकंड की। इसके बाद फिर अगले एक हफ्ते तक बातचीत नहीं होती। 1 जुलाई को डीसीपी फिर रिया को कॉल करते हैं, और इस बार इन दोनों के बीच 66 सेकंड बातचीत होती है, यानी 1 मिनट और 6 सेकंड। इसके बाद फिर अगले 17 दिन तक कोई बात नहीं होती दोनों में, और 18 जुलाई को आखिरी बार रिया डीसीपी को फोन करती है, और इस बार बातचीत 61 सेकंड की होती है, यानी कि 1 मिनट और 1 सेकंड। तो कुल मिलाकर अगर देखें जो 4 बार बातचीत हुई, 1, 1, 2, 1, 3, करीब करीब मान के चलिए 3 मिनट 10 सेकंड के आसपास ये 4 कॉल में बातचीत हुई, और कुछ 1-2 मैसेज हुए। अब सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती और डीसीपी के बीच ये 4 बार बातचीत, करीब 3 मिनट 10 या 3 मिनट 15 सेकंड की बातचीत, मैसेज,
ये क्या साबित करते हैं, इसी को लेकर 3 सवाल उठ रहे हैं। एक, रिया चक्रवर्ती और डीसीपी एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को जानते थे, इसलिए मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है और रिया चक्रवर्ती को शुरू से इस केस में सस्पेक्ट के तौर पे नहीं देख रही। दूसरा कि इस केस के दौरान में रिया और इनका बात करना, इसका मतलब है कि सांठगांठ है पुलिस और रिया में। तो क्या ऐसा है? अब यहाँ पे 2 चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ में तर्क ज़रूरी है, फैक्ट ज़रूरी है। जो कॉल डिटेल है उस कॉल डिटेल के हिसाब से 21 जून से लेकर 18 जुलाई तक बातचीत हुई। 4 बार कॉल हुए, 4 बार दोनों की बातचीत हुई। लेकिन जो बातचीत की टाइमिंग है, मैक्सिमम जो बातचीत हुई है वो 1 मिनट 6 सेकंड हुई है। तो आमतौर पर कोई बहुत क्लोज या जानने वाला होता है वो लंबी लंबी बातें करता है। यहाँ 28 सेकंड, 29 सेकंड, 66 सेकंड और 61 सेकंड शॉर्ट बातचीत है। इससे क्या निकलता है? इससे बहुत कुछ पता चल सकता है। वो ये कि ये दोनों कुछ इतनी करीबी वाली बातचीत नहीं कर रहे होंगे। अब लेकिन कोई भी बातचीत कर सकता है, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 21 जून को फर्स्ट टाइम रिया कॉल करती है सुशांत की मौत के 1 हफ्ते बाद, और आखिरी कॉल करती है 18 जुलाई को, यानी कि सुशांत की मौत से पहले वो शायद डीसीपी को नहीं जानती होगी, और 18 जुलाई तक कॉल किया लास्ट। यहां पे भी इससे भी एक मैसेज निकलता है। 14 जून से लेकर 18 जुलाई तक रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस की सस्पेक्टेड की लिस्ट में नहीं, बल्कि शायद जहां तक मेरी जानकारी अभी भी नहीं है। मुंबई पुलिस एक तरह से क्लीन चिट दे रही है, जिसकी वजह से सारा हंगामा हो रहा है। और रिया चक्रवर्ती से एक बार सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में और एक बार बांद्रा पुलिस स्टेशन में, 2 बार मुंबई पुलिस, ये बांद्रा की जो टीम है, जो डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे की, ये पूछताछ कर चुकी है। तो 21 जून से 28 जुलाई तक रिया चक्रवर्ती वांटेड नहीं थी, रिया चक्रवर्ती की तलाश नहीं थी, रिया चक्रवर्ती कहीं से एक्यूज नहीं थी, सस्पेक्ट नहीं थी, और मुंबई पुलिस ने 2 बार के बाद फिर पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं। तो ऐसे में एक डीसीपी से बात करने का क्या मतलब होता है? 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो फिर जैसा लोग कह रहे हैं डीसीपी और रिया के साथ सांठगांठ है, दूसरा ये भी है कि सुशांत रिया के बॉयफ्रेंड थे, दोनों शादी करने वाले थे, सुशांत के साथ लिव इन में रह रही थी, सुशांत की मौत हो गई। तो सुशांत की मौत की जांच चल रही है और सुशांत की खुदकुशी की वजह क्या है, ये जानने के लिए भी एक सुशांत का कोई भी करीबी उस पुलिस अफसर से को फ़ोन करके पूछ सकता है कि इस केस में क्या हुआ। या ये भी हो सकता है कि शायद और कोई जानकारी हो जिसको मांगा गया हो, जिसको कहा गया और उसके लिए फ़ोन किया गया। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें कुछ अटपटा कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब तक ये दोनों के बीच 21 जून से 18 जुलाई तक बातचीत हुई तो रिया कहीं से भी कल्प्रिट नहीं है कानून की नज़र में, पुलिस की नज़र में। तो वो कॉल कर सकती है और पुलिस अफसर से बात कर सकती है, उसका राइट है। हाँ, यहाँ पे पेंच तब फंसता जब 27 जुलाई के बाद रिया और डीसीपी के बीच बातचीत के कॉल डिटेल आते हैं, 27 से लेकर अभी तक। तो क्यों पेंच फंसता? इसलिए कि बिहार पुलिस की टीम मुंबई गई, रिया गायब, रिया मिल नहीं रही है, मुंबई पुलिस ने बताया हमें नहीं पता है, और रिया गायब है। अब ऐसे में अगर वो एक तरफ मुंबई में जाकर बिहार पुलिस ढूंढ रही है और रिया नहीं मिल रही है, और वो डीसीपी से बात कर रही है, तो फिर शक और सवाल दोनों खड़े होते हैं। लेकिन जब तक पटना में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जब तक रिया एक्यूज नहीं बनी 306 का अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, तब तक डीसीपी से बात हो रही है। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई, ये चीज़ें सामने आए, उसके बाद से मतलब 18 जुलाई के बाद से ही, एफआईआर दर्ज होने से लास्ट बात 1 हफ्ते पहले हुई थी, एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। तो अब इसको आप दोनों सूरत में ले सकते हैं। इस बातचीत को दोनों के रिश्ते के तौर पे ले सकते हैं। इस बातचीत को आप ये भी ले सकते हैं कि मुंबई पुलिस और रिया में सांठगांठ है, और इस बातचीत को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती इस केस से जुड़ी जानकारी के लिए एक डीसीपी को, जो इस केस के आईओ है, जो जांच करने के मुखिया है वहाँ पे, उनसे बात करके कुछ जानकारी हासिल कर रही है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये 4 कॉल डिटेल के ये पहलू है। तो इसको अपने अपने हिसाब से जिसको जो सूट करता हो, इसके एंगल को वो ले सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है जब तक आखिरी फैसला नहीं आ जाता। तो एक चीज़ ही हो गई। बाकी अगले हफ्ते इस मामले में जो भी केस की जानकारी या फिर केस की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी वो होगा। बिहार जो पुलिस है, बिहार पुलिस और बिहार सरकार के संपर्क में है सीबीआई की टीम,
तो वो होगा। ईडी वाले पे अभी क्या होता है इस पे नज़र रखनी ज़रूरी होगी, क्योंकि ईडी का मामला भी थोड़ा है, अगर फाइनेंशियल हेरफेर घपला हुआ है, सुशांत के अकाउंट से इधर उधर चीज़ें हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट माने रखती है इस केस में, इसको एक दूसरा एंगल दे देती हैं, तो उस पर भी नज़र रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी अगले हफ्ते जब तक सीबीआई या मुंबई पुलिस कौन इसका फैसला नहीं हो जाए, इस केस में हलचल बनी रहेगी। एक बार अगर ये सीबीआई को केस सौंप दी गई, ऑफिशियली चली गई, तो मुझे लगता है फिर 1-2-3 महीने के लिए ये केस शांत हो जाएगा, ठंडे बस्ते में रहेगा, क्योंकि सीबीआई डेली और इस तरीके से खबरें लीक भी नहीं करवाएगी, और जब कुछ फाइनल नतीजा कंक्लूजन पे पहुंचेगी तो फिर शायद एक बार वो सामने आए और बताए कि क्या कुछ था इस केस में असली, जिसको लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमारे सुशांत के बारे में? सुशांत के बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं या अपनी राय रखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों, हमारे शाम सत्तार ने जो भी बातें कही उससे आप कितना संतुष्ट हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, ताकि सुशांत से जुड़ी ये खबरें और लोगों को पहुंच सके। जिन लोगों को ये वीडियो मिले इस सुशांत के बारे में, जो अपनी राय रखना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।